हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समकालीन भारत और शिक्षा की यूनिट 2, भारत में स्वतंत्रता से पूर्वकालीन शिक्षा नीति। इसके आज हम शॉर्ट नहीं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसलिंग के किस रूप में कार्य किया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में कार्य किया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अधोगामी नियत सदन सिद्धांत, जिसे हम छनन सिद्धांत भी कहते हैं, से आप क्या समझते हैं। आंसर होगा आपका, शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए। उच्च वर्ग के व्यक्तियों से वह निम्न वर्ग के व्यक्तियों के संपर्क द्वारा स्वाभाविक रूप से पहुंच जाएगी। शिक्षा उच्च वर्ग ऊपर से, निम्न वर्ग नीचे की ओर संपर्क द्वारा छन छन कर आती है। शिक्षा जगत में इस सिद्धांत का अधोगामी नियत सदन सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नियत सदन सिद्धांत छनन सिद्धांत का विचार किसने दिया, अथवा छनई सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया। तो ये आपका दिया छनन सिद्धांत का विचार लॉर्ड मैकाले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, बैंटिंग का आदेश पत्र कब पारित हुआ। बैंटिंग का आदेश पत्र आपका 7 मार्च 1835 को पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गाइज, वुड का घोषणा पत्र किस सन में आया। वुड का घोषणा पत्र सन 1954 में प्रस्तुत किया गया। विलियम एडम कौन था। विलियम एडम बैप्टिस्ट मिशनरी का प्रमुख सदस्य था। क्वेश्चन नंबर 7, विलियम एडम ने कृषि शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया। विलियम एडम ने कृषि शिक्षा के लिए सुझाव दिया कि प्रयोगात्मक फर्मों की व्यवस्था की जाए। क्वेश्चन नंबर 8, वुड द्वारा कौन सी शिक्षा की नीति की वकालत की गई। वुड द्वारा भारतीय शिक्षा नीति की वकालत की गई। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, राष्ट्रीय आंदोलन को किसने गति प्रदान की। बंगाल के विभाजन ने गति प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 10, विदेशी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा की निंदा करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे। विदेशी शिक्षा के प्रमुख निंदक थे महात्मा गांधी तथा श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की असफलता के कारण बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन जिस उत्साह से आरंभ हुआ था, उस उत्साह से आगे नहीं बढ़ा। सन 1911 में बंगाल विभाजन की समाप्ति के साथ उसकी भी समाप्ति हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के प्रमुख 3 बिंदु बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के प्रमुख 3 बिंदु निम्नलिखित हैं। फर्स्ट आपका स्वराज्य प्राप्ति, सेकंड आपका स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, थर्ड आपका राष्ट्रीय शिक्षा की मांग। क्वेश्चन नंबर 13, 1854 में की शिक्षा नीति किसने तैयार की थी। तो ये आपकी की थी वुड ने। 1854 की शिक्षा नीति वुड ने तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 14, वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशों के आधार पर भारत में खोले गए विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। ये था आपका मुंबई एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए यहाँ पे, लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित किया। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को 11 मार्च 1904 को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 16, गोखले बिल 1911 का उल्लेख कीजिए। गोखले बिल 1911 का मुख्य उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को क्रमशः लागू करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोखले बिल गोखले बिल का क्या परिणाम रहा। गोखले बिल का
प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक केंद्रीय द्वारा सभा में पारित नहीं हो सका, लेकिन गोखले के तो का यह प्रभाव अवश्य हुआ कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिए विवश अवश्य कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक को केंद्रीय धारा सभा में कब प्रस्तुत किया? गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक को 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 19, लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के किस भाषा को प्रमुख स्थान देने पर बल दिया? लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को प्रमुख स्थान देने पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 20, शिमला सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया, जिसे शिमला शिक्षा सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में सभी प्रांतों के जन शिक्षा निदेशकों और मुख्य ईसाई मिशनरियों के कुछ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। यह सम्मेलन 15 दिन तक चला था। इसकी अध्यक्षता स्वयं लॉर्ड कर्जन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए थे? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए। शिक्षा सुधार के कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का विचार लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। कर्जन ने प्रांतों के शिक्षा संचालकों तथा मिशनरियों के प्रतिनिधियों को इस प्रकार इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, किंतु उसने भारतीयों के एक भी प्रतिनिधि को इसमें स्थान नहीं दिया। अतः भारतीयों का कर्जन के कार्यों को एक मिनट रुकिएगा, इसे यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, 1 सेकेंड। क्या है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट, पता नहीं कैसे हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे हम बाद में देखेंगे या अभी देख लेते हैं, 1 सेकेंड। किंतु उसने भारतीयों के एक भी प्रतिनिधि को इसमें स्थान नहीं दिया, अतः भारतीयों का कर्जन के कार्य को शंका की दृष्टि से देखना स्वाभाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रही है क्वेश्चन नंबर 22, समिति जिसने सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की और संकेत किया, तो ये क्या था आपका? हर्टांग समिति ने। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है? भारतीय आंसर होगा आपका, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पर, हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका हंटर आयोग का गठन 3 फरवरी सन 1882 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, हंटर आयोग अथवा भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। क्वेश्चन नंबर 26, शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना सन 1902 में हुई। क्वेश्चन नंबर 28, सैडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? सैडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 14 सितंबर सन 1917 में हुई। क्वेश्चन नंबर 29, सैडलर आयोग की रिपोर्ट कितने अध्यायों में विभक्त है? सैडलर आयोग की रिपोर्ट 13 अध्यायों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 30, सैडलर आयोग का दूसरा नाम क्या है? सैडलर आयोग का दूसरा नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है। क्वेश्चन नंबर 31, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर माइकल सैडलर थे।
आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे और उम्मीद है अगर आपको समझ नहीं आया है, मुझे पता है आपको एक बार में याद नहीं होंगे, लेकिन आपको याद हो जाए इसलिए आप इस क्लास को दोबारा से रिपीट करिएगा। और जो चीज़ें आपको इसमें क्लियर नहीं हुई है या आपको याद नहीं हुई है, वो नेक्स्ट टाइम में आपको याद हो जाएंगी। और आप नोट नोट डाउन कीजिएगा कुछ पॉइंट्स जो आपको लगे आपको याद नहीं हो रहे, उसको आप बार बार रिवाइज करने के लिए नोट डाउन कीजिए। और आपको अच्छे से ये बार बार रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपकी शाम 6 बजे होती है पर डे।